मनसुख मांडविया मंत्री बनेंगे, निर्मला सीतारमण, जयशंकर को भी मंत्री बनाया जाएगा। ये तमाम वो बड़े चेहरे, सीआर पाटिल भी मंत्री बनाए जाएंगे, गजेंद्र शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल भी इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान मंत्री बनाए जाएंगे, दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा भी यहां पर मौजूद, जिनको मंत्री बनाया जाएगा। रांची से अगर बात की जाए तो सांसद संजय सेठ, जो कि दोबारा चुनावी मैदान में थे, जीत करके आए, वो भी मंत्री बनाए जाएंगे। यूपी से कमलेश पासवान इसमें शामिल हैं। जयंत चौधरी जो कि पहली बार मंत्री बनेंगे। पंजाब से रवनीत बिट्टू का नाम इसमें शामिल। यानी कि अलग अलग राज्यों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश। और सबसे बड़ी बात है कि इस नई टीम में आपको पुरानी झलक देखने को मिलेगी, क्योंकि पुराने जो सिपह सालार हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो मनसुख मांडविया हो, चाहे वो निर्मला सीतारमण हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो। हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे 3 सहयोगी मौजूद हैं, अक्षय, केशव और गौरव मिश्रा, जो कि आप तक सुबह से ही लगातार बैक टू बैक जानकारी पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले अक्षय, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि मोदी 3.0 की तस्वीर अब पूरी तरीके से क्लियर, आपको अगर इन तस्वीरों को देख करके अगर की फैक्टर्स पूछा जाए तो आपको क्या नजर आ रहा है? क्या फैक्टर्स इन तमाम चेहरों को चुनने के पीछे? देखिए प्रिया, सबसे बड़ी बात ये रही है कि मोदी 3.0 का अब आगाज होने जा रहा है। 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, उनके साथ मंत्रिमंडल के सहयोगी भी शपथ लेंगे। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली है कि यूपी में बीजेपी लगातार अच्छी सीटें हारी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ से प्रतिनिधित्व में कमी देखी नहीं जा रही है। चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन 9 मंत्रियों को वहाँ से शपथ दिलाया जा रहा है, जिसमें कि राजनाथ सिंह सर्वोच्च हैं, वो उनको मंत्री बनना था, वो मंत्री बन रहे हैं। इसके अलावा एसपी बघेल का नाम चर्चा में है। अब अगर देखें तो अनुप्रिया पटेल एक बार फिर से मंत्री बनने जा रही हैं, एमओएस पहले थी। इसके अलावा जितिन प्रसाद एक नए चेहरे के रूप में यूपी से आएंगे। बीएल वर्मा पिछली कैबिनेट में भी वो एमओएस थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उनको भी मौका इस बार दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि कई राज्यों को इसमें समेटा गया है। अधिकतर राज्य अपना प्रतिनिधित्व करते हुए दिखेंगे। रवनीत बिट्टू का जिक्र करना यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। रवनीत बिट्टू चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी पंजाब में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, इसके बावजूद भी उनको मंत्री बनाया जा रहा है। साफ एक संदेश देने की कोशिश है कि हम कोशिश कर रहे हैं पंजाब को बेहतर दिशा में ले जाने की। अब पंजाब वासियों पर है कि वो बीजेपी को कैसे आगे बढ़ाएं। एक संदेश बीजेपी देने की कोशिश में लगी हुई है। दूसरी तरफ बिहार को प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से बड़ा मिलने जा रहा है, क्योंकि जेडीयू वहाँ से सहयोगी दल है, और उसके बाद रांची से भी जिस तरह से खबरें सामने निकल के सामने आई हैं, वहाँ को भी प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो अधिकतर राज्यों को इसमें प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। बड़े चेहरे जो पिछली सरकार में शामिल थे, अधिकतर को मौका दिया जा रहा है, चाहे वो अमित शाह हो, इसके अलावा राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, एस जयशंकर हो, ये सभी चेहरे एक बार फिर से शपथ लेते हुए दिखेंगे। और उत्तराखंड से जरूर एक परिवर्तन आया है। अजय टम्टा वहाँ से मंत्री बनाए जा रहे हैं। कुछ देर पहले भारत 24 से उन्होंने खास बातचीत भी की। कहा जा सकता है कि प्रतिनिधित्व देने की कोशिश लगातार मोदी सरकार करती रही है। ठीक है अक्षय, आपके पास वापस लौट रहे हैं। गौरव मिश्रा भी लगातार बने। गौरव मिश्रा का एक बार रुख करते हुए, गौरव, क्योंकि आज का दिन वाकई ऐतिहासिक है, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे नरेंद्र मोदी। आज के इस कार्यक्रम को विशेष बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां अभी तक नजर आई हैं? देखिए, तमाम चीज़ों को अगर देखें, सुबह से लगातार सभी के पास फ़ोन गए, और जैसा कि मेरे सहयोगी अक्षय ने बताया कि किसी भी राज्य से कहीं से भी किसी को ये शिकायत नहीं रहेगी कि उनके राज्य से कोई मंत्री नहीं लिया गया। यानी कि साफ तौर पे जो बैठकें हुई लगातार 2 दिन पहले, उन बैठकों में एक रोड मैप तैयार कर लिया गया, और उसी रोड मैप पर अब सहमति बना करके धीरे धीरे करके अब जो मंत्रिमंडल है वो उन विभागों का बंटवारा किया गया। और आज जिस तरीके से शाम की अगर हम बात करें, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और आपने कहा तैयारियों की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें मुहूर्त और शुभ दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो राहु काल दक्षिण भारत में बहुत मानते हैं, बहुत पूछते हैं, और राहु काल में ही ये शपथ ग्रहण लिया जाएगा। और 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास से निकलेंगे। समुचित जो भी तैयारियां हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर वो कर ली गई हैं, और खास करके जो विदेशी मेहमान हैं वो राजधानी दिल्ली में पहुंच चुके हैं। जिन होटलों में रुके हैं वहां पर व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें शपथ ग्रहण समारोह से पूर्व, तमाम उन चेहरों को आप देखें
देखिए लगातार हम सुबह से भारत 24 पे तमाम उन नए नवेले जो मंत्री बनने जा रहे हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उन लोगों को तरजीह दी जा रही है। मैं खुद देख रहा हूं तकरीबन 10 साल से जिनको पार्टी में कोई बहुत खास जगह नहीं मिली उनको तरजीह दी जा रही है। और आप देखिए कि जो सबका साथ सबका विकास की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव में करती थी, पार्टियों के अपने जो नेता हैं उनको किस तरीके से जोड़ करके चलना है, खास करके गठबंधन वाले जो दल हैं उनको किस तरीके से कैबिनेट देना है या फिर एमओएस देना है, वो सभी बातों को बहुत ध्यान रखा गया और सबका साथ सबका विकास वाले तर्ज पे ही मंत्रिमंडल को भी बांटा गया। पुराने मंत्रियों को आप देखिए जो सीनियर हैं उन सभी लोगों को उनके मंत्रालय में यथास्थिति बरकरार रखा गया, मेरे सोर्सेज बता रहे हैं। और आज जो प्रधानमंत्री कार्यालय पर जब जिनके घर फोन चले गए और जिनको चाय पे बुलाया गया था, दरअसल एक प्रथा है ये, फोन जाने के बाद चाय पे बुलाना और उसके बाद से रोड मैप पर बातचीत करना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 दिनों का जो रोड मैप तैयार किया है, सोर्सेज ने जानकारी दिया। और आज मेरी जब भागीरथ चौधरी से बात हो रही थी जो कि राजस्थान के अजमेर से सांसद हैं, उनका यह कहना था जब हम लोग अंदर पहुंचे तो साफ तौर पे हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया कि 100 दिनों के अंदर जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, जहां से कार्य रुके हुए थे उन कार्यों को आपको वहां से शुरू करना है। बिल्कुल, और क्योंकि 100 के साथ 125 दिन का टारगेट पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर चल रहे हैं गौरव, और ये कहा गया है कि आपको ये काम पूरा करना है और ऐसे में जो विकास की रफ्तार है उसे गति भी देनी है। केशव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव आपके पास फिर से लौटेंगे, लेकिन पहले केशव का रुख कर लेते हैं। केशव, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? आपके पीछे कुछ हलचल नजर भी आ रही है, और क्योंकि 7:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले यह कहा जा रहा है कि 1-1.5 घंटे पहले तमाम वो चेहरे वहां पर मौजूद रहेंगे, सभी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे क्योंकि तमाम सांसद भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। कैसी तैयारियां चल रही है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस शपथ ग्रहण समारोह को बहुत खास बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के आवास पे मौजूद हूं। ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहा हूं और ये खास तस्वीरें इसलिए है क्योंकि ये जो आप श्रमिक देख रहे हैं ये सभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो काम करने वाले जो मजदूर हैं, इंजीनियर, वो हैं जिनको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए स्पेशल इन्वाइट किया गया। और इन सभी मजदूरों का, सफाई कर्मियों का जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के आवास पर सम्मानित किया जा रहा है। और फिर यहां से इन मजदूरों को जो है वो राष्ट्रपति भवन लेकर जाया जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। आप लोग कहाँ क्या काम करते थे, कहाँ के रहने वाले? LNT में, मेरठ यूपी के रहने वाले हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे आप लोग? उसी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं। हम पहले ऐसा सोचा कि हमें पहले ये मिला, 3 बार मोदी जी शपथ ले रहे, बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है। इससे पहले गए थे कभी? नहीं, हमारी उम्र अभी 21 हुई। अभी हम बिहार से बिलोंग करते हैं। अभी फर्स्ट बार हमने 2-3 मंथ से काम किया, लेकिन लर्सन टर्बो कंपनी की तरफ से हमको पहली बार प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में हमें जाने की उत्सुकता भी बहुत ज़्यादा है। और जाने के लिए जो हमें लर्सन टर्बो कंपनी जो हमें प्रोवाइड कराई वो सारी व्यवस्था से इससे हम हर एक तरह से खुश हैं। अभी खुश हैं आप? जी। तो ये देखिए की पूजा की ये वो मजदूर हैं जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। यहाँ पर देखिए उन सभी का पास भी बनाया जा रहा है। आप भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में थे? नहीं, एक प्रोजेक्ट। एक में खुशी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है? हाँ सर, आप भी? सर बढ़िया लगा सर, भगवान हमको मिला दिए दर्शन। अच्छा, हाँ, इससे बहुत पहले ज्यादा। कभी गए थे किसी प्रधानमंत्री के शपथ नहीं, ग्रहण समारोह में? कभी नहीं, आज जीवन में पहली बार भगवान मौका दिया है। देखिए ये लोग, इसमें से ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी तक पास से देखे भी नहीं होंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं तो ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओथ सेरेमनी में गेस्ट बन के जा रहे हैं। और इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के आवास पर इन सभी लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। और फिर यहाँ से सभी लोग राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। बिल्कुल अक्षय, आपसे समझना चाहेंगे इस बार सहयोगियों का साथ और सहयोगियों का विश्वास भी बीजेपी के लिए, एनडीए की सरकार की स्थिरता के लिए जरूरी है। किस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है और उससे भी ज्यादा अहम कि विभागों का बंटवारा जो होगा उसमें कितना वजन दिखेगा इनका? देखिए, वजन देने की कोशिश तो बिल्कुल बीजेपी की रहेगी। कारण ये है कि वो जानते हैं कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री की दिखी है वो बताती है कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू ने उनकी तारीफ जिस तरह से की थी एनडीए की बैठक के बाद, कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जेडीयू को या टीडीपी को या जयंत चौधरी ही क्यों ना हो,
किस तरह से वजन दिया जाता है। ये माना जा रहा है कि तवज्जो भरपूर मिलेगी, लेकिन कामकाज का विश्लेषण भी लगातार मोदी सरकार में, एनडीए सरकार में होता रहेगा। और प्रधानमंत्री ने आज हिदायत भी दी है कि अब शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, शपथ लेने के साथ ही आपको काम में जुट जाना है। इसका मतलब है कि कल से मंत्री आपको देखेंगे कि अपने मंत्रालयों में अपनी ड्यूटी संभालते हुए दिखेंगे, वो अपना कार्यभार संभालते हुए दिखेंगे और उसके बाद निश्चित रूप से जो 100 दिन का एजेंडा है उसको पूरा करने की कवायद होगी। किस तरह से जेडीयू उसमें सहयोग करती है, टीडीपी इस तरह से किस तरह से आगे बढ़ती है, ये माना जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री कहेंगे, जिस तरह से जिक्र नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने कहा था, उसी के आधार पर, प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा के आधार पर ही जो मंत्रिमंडल का जिस तरह से गठन किया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि जो भी वो सामने टारगेट रखेंगे उसको पूरा करने का एनडीए भी पूरी मदद करेगा। और कुछ ऐसे मंत्री भी रहे हैं जिसमें कि अनुप्रिया पटेल शामिल हैं, वो पहले से मोदी सरकार के कामकाज को बेहतर तरीके से जानती हैं। हालांकि अभी जेडीयू और टीडीपी को ज़रूर समझना होगा कि वो किस तरह से काम करते हैं, लेकिन कम से कम खाका एक तैयार कर दिया गया है कि जो 100 दिन का एजेंडा है वो निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और इसीलिए सभी दलों के साथ बैठक जेपी नड्डा, अमित शाह ने की और समझाया भी कि किस तरह से हम काम करेंगे। प्रधानमंत्री का जो आज का जो चाय पर चर्चा रही, अक्षय, सीसीएस में कोई चेंज हम देखने वाले हैं? देखिए, कहा जा सकता है कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन किस तरह के चेंजेस होंगे हमें इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तय है कि जो कामकाज होगा वो निश्चित रूप से एक जो बाउंड्री खींची जाती है उसके अंतर्गत होगा। बहुत ज़्यादा सीमा लांघने की इजाज़त कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो किसी को नहीं देने जा रहे हैं। ये मान के चलिए कि जो बीजेपी ने सरकार चलाया है 10 साल, उसकी कहीं ना कहीं जो एक छाप रही है वो इस एनडीए सरकार में भी देखने को ज़रूर मिलेगी। और क्योंकि जो बड़े मंत्रालय हैं वो अधिकतर मंत्रालय बीजेपी अपने पास रख रही है, बड़े मंत्री जो काम प्रधानमंत्री के साथ कर चुके हैं वो उनके कामकाज से निश्चित रूप से वाकिफ़ हैं, तो उसको किस तरह से बढ़ाया जाता है। और क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अभी सिर्फ 29 या फिर 34-35 नहीं बल्कि 47 उनका टारगेट है, तो उसके तरीके से तैयारियां की जाएगी। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये बात है कि कितने देर में जो नए मंत्री बनने वाले हैं वो एडजस्ट कर पाते हैं अपने आप को, और जो क्रियाकलाप रहा है, जो कार्यशैली रही है प्रधानमंत्री की, वो निश्चित रूप से सभी मंत्रियों को समझने की जरूरत होगी, जो खास करके नए मंत्री बन रहे हैं। और उन पे जो कामकाज है उन पर विशेष नज़र रखी जा सकती है कि वो किस तरह से डिलीवरी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि आज शपथ ग्रहण समारोह, उसके बाद कल से जो कार्यभार ग्रहण करने की जो औपचारिकता, और उसके बाद कामकाज का सिलसिला। और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि महीने 2 महीने बाद जब रिपोर्ट कार्ड सबमिट प्रधानमंत्री के सामने किया जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी छाप दिखेगी, और जो मंत्री डिलीवरी करते हुए नहीं दिखेंगे उनकी खिंचाई भी की जाएगी। जी, उदय माहुरकर जी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उदय माहुरकर जी, नई सरकार का गठन होने जा रहा है, इस बार सरकार एनडीए की है। सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि एक बड़ा इस वक्त मंत्रिपरिषद जिसकी तैयारी, इस कैबिनेट को आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा ये कि कैबिनेट जो नई तैयार हो रही है उस पूरी ब्रिगेड को एक लाइन में ये संदेश दिया गया कि काम रुकना नहीं चाहिए और तेजी आनी चाहिए, उस पर आपका क्या आकलन है? देखिए, अंत तो ये रहेगा कि इस बार जो भी चुनाव हो रहा है, चयन हो रहा है मंत्रियों का, वो श्री नरेंद्र मोदी खुद पर्सनली कर रहे हैं। उनके जो अनफिल्टर्ड सोर्सेस हैं उनका भी उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 नाम मुझे दिखाई दिए, ऐसे दिखाई दिए कि जो मुझे शंका थी कि उनका कभी नाम आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन और कोई प्रयत्न भी उन्होंने नहीं किया था। जैसे कीर्तिवर्धन सिंह है गोंडा में, मेरे परिचित थे, कभी उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया था, उन्होंने एकदम से उनका नाम आ गया। इसका मतलब कि पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि लोग जो आए वो साफ सुथरे हो, एफिशिएंट हो, अपने क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो। तो इस बार एक विशेष एम्फेसिस दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर द्वारा कि पर्याप्त लोग कैबिनेट में आए। जी, उदय जी, एक सवाल ये भी होता है, क्योंकि अगर हम इस पूरे कैबिनेट के स्वरूप को और जो चेहरे अभी तक सामने आए, कई ऐसे पुराने चेहरे जो कि इससे पहले मोदी 2.0 का हिस्सा थे, मोदी 1.0 का हिस्सा थे, उनका रिपीट किया जाना क्या बताता है? उनका रिपीट किया जाना, उनको उसमें शामिल किया जाना क्या बताता है? देखिए, एक जो श्री नरेंद्र मोदी का जो ये
10 साल का कार्यकाल रहा, इसकी एक पहचान ये है कि परफॉर्मेंस ड्रिवन गवर्नमेंट है ये। जो भी मंत्रियों का फिर से चयन हुआ है, इसका मतलब कि वो परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि मैं उनका नेचर, मैं उनको 36 साल से जानता हूँ। उनका गुजरात का कार्यकाल मैंने देखा हुआ है एज ए पत्रकार पूरा, और उनके कार्यकाल पे किताब भी लिखी है उनके गवर्नेंस पे। तो मैं ये कहूँगा कि उनका पूरा जो ध्यान है वो परफॉर्मेंस पे है। देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर हर टाइप की एक आवश्यकता होती है, लेकिन उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है परफॉर्मेंस। तो अपने पार्टी में से जिन लोगों को ले रहे हैं, जिनमें भी कोई प्रेशर नहीं है, वो अगर रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब कि उनका परफॉर्मेंस पहले अच्छा था जी। इसका अर्धघटन मैं ये करूंगा। उदय जी, सबसे अहम सवाल, इस बार महिला सांसदों की संख्या भी कम हुई है, और एक ऐसे वक्त में जब महिला आरक्षण को लेकर नई संसद में पहला जो बिल पास किया गया था वो एक मुकाम के तौर पर देखा गया। केंद्रीय कैबिनेट में या इस मंत्रिमंडल में महिलाओं की जगह क्या आप देख रहे हैं? क्या रिप्रेजेंटेशन में पिछली जो सरकार, 2 सरकारें थी 2014 की और 2019 से भिन्न सरकार है, ये एक मिलीजुली सरकार है, और इसमें बीजेपी पे एक प्रेशर भी है, प्राइम मिनिस्टर पे भी प्रेशर है। तो प्रेशर, मैंने सर बताया आपको पहले कि उनका मेन क्राइटेरिया है वो है परफॉर्मेंस। तो अगर परफॉर्मेंस के देख के चलते हैं, दूसरा कि उनको दूसरी पार्टियों का भी बैलेंसिंग करना है इसके अंदर, तो सब मिला के हो सकता है कि आरक्षण देने के बावजूद महिलाओं की संख्या थोड़ी कम हो, ऐसा हो सकता है। कोई उसमें कोई नई बात नहीं है, कोई अचंभा करने वाली बात नहीं है। जी उदय जी, क्या लगता है, क्योंकि आज सुबह जो तस्वीर सामने आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन तमाम चेहरों के साथ बात कर रहे थे और ये बता रहे थे कि अगले 100 दिन आपको किस तरीके से काम करना है, क्योंकि जनता से यही वादा हमने किया था और इसीलिए हम लौटे हैं। तो ऐसे में ये बताना कि अगर आप किसी काम के आधारशिला रख रहे हैं तो आप ही उसका शिलान्यास करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि समय ज़्यादा लग जाए। यानी कि एक सीधा और सिंपल मैसेज, जैसे कि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि पूरा फोकस काम पर ही रहेगा, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सहयोगियों को कि किसी भी दबाव में नहीं रहना है, काम ही हमारी प्रायोरिटी है। देखिए, नरेंद्र मोदी हमेशा एक कर्मशील नेता रहे हैं, और मेहनत, पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज देशों के से अफेक्ट करती हैं, इस बात को ध्यान रखना, ये इनका मेन एक ड्राइविंग फोर्स रहा है पहले से। गुजरात में तो जब से मैं देख रहा हूं उनके कि इनका मेन ड्राइविंग फोर्स है परफॉर्मेंस। हमें लोगों का काम करना है, उसमें थोड़ा भी विलंब नहीं करना है। और उन्होंने जो वायदा किया था, पहले भी किया था कि मैं आते से ही मेरी सरकार का काम अभी जारी है, लेकिन आते के साथ ही मैं बड़ा बड़ा निर्णय लूंगा और काम शुरू कर दूंगा। तो जो इनका आज का जो ये उनका जो दृश्य है, वो मेरे ख्याल से उन्होंने जो प्रॉमिस किया था, उनकी जो छवि है उसके अनुरूप है। जी, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स पे ग्राउंड जीरो से लगातार मौजूद हैं, और क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका भी एक बार रुख कर लेना चाहिए। गौरव, आपके पास आते हुए, क्योंकि बीजेपी को लेकर के कहा जाता है कि बीजेपी पहले से ही रणनीति तैयार कर लेती है। अब जब नए कैबिनेट को लेकर के तस्वीर पूरी क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, तो क्या आने वाले वक्त में जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है, चाहे हम हरियाणा की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे हम झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, क्या इस कैबिनेट से, इस मंत्रिमंडल से उन तमाम राज्यों को भी साधने की कोशिश नजर आती है क्या गौरव? देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा, और इस चीज़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ध्यान भी दिया हुआ है। आप हरियाणा को देख लीजिए, हरियाणा से भी प्रतिनिधित्व जो है वो इस सरकार में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र की हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण राज्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा प्रदर्शन करना है, और अच्छा प्रदर्शन तभी होगा जब उसके जो सहयोगी दल हैं उनके पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन्हें अच्छे से प्रमोट करके देगी। इसके अलावा आप देखिए, बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में अब एक तरीके से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी और पावरफुल होकर के जाएगी मैदान में, क्योंकि बिहार को भी अच्छा प्रतिनिधित्व जो है वो मिल रहा है। नीतीश कुमार को एक बड़ा पोर्टफोलियो दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, जो चुनावी राज्य हैं, जहां आपसे 1 साल बाद या 6 महीने बाद आपको चुनावी राज्यों में जाना है, वहां का जो रोड मैप है वो पहले से तैयार है। और जिस तरीके की बैठकें हो रही थी, उन बैठकों में जब निर्णय लिए जा रहे थे, तो इन सभी बातों को बहुत गंभीरता के साथ सोच विचार करके दिया जा रहा था। आप देखिए, पुराने चेहरों को लिमिटेड एक तरीके से उन स्थानों पर रखा जा रहा है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा नए चेहरों में आप बात करिए, ये जो नए चेहरे हैं, इनको खुद उम्मीद नहीं थी कि इनको कोई फोन आएगा और ये भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे।